तो अभी जो है कंप्लीट हो चुका है एस्टिमेशन का पूरा पार्ट और हमारे इंजीनियर्स का आज जो है प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रैक्टिस सेशन में इन्होंने पूरा फर्स्ट फ्लोर जो है टोटल इन्होंने कैलकुलेट किया है, इसका एस्टिमेशन इन्होंने निकाला है, स्टेयर केस और पैरापेट वॉल का एस्टिमेशन भी इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो आज हम इंजीनियर से इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो कितना सीख पाए हैं। कि जो पैरापेट वॉल होती है इसमें जो प्लास्टर वर्क किया जाता है, इस प्लास्टर वर्क में मोड ऑफ मेज़रमेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सर जो पैरापेट वॉल होती है सर उसका जो प्लास्टरिंग का जो मेजरमेंट होता है सर वो हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो हम एक पॉइंट लेते हैं, उससे हम पूरा रनिंग मीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रनिंग मीटर कैलकुलेट करने के बाद सर हम फिर जो उस हाइट होती है सर, हाइट तो फिक्स ही होगी जितना भी होगा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो ये हम दोनों साइड से करते हैं, यानी कि अंदर साइड से भी दूसरी बाहर साइड से भी। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। फ्लोर पीसीसी क्यों किया जाता है? फ्लोर पीसीसी हम यूजुअली करते हैं ताकि जो हमारी बिल्डिंग है उसको एक सरफेस लेवल मिल जाए, ताकि हमारा जो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर आने वाला है उसको इवन बेस मिल जाए, लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे बेस पे, और वो कहीं ना कहीं हमारा जो मॉइस्चर आ रहा होता है ऊपर उसको भी रेजिस्ट करता है। किचन में हम ग्रेनाइट क्यों यूज़ करते हैं? ग्रेनाइट का ओरिजिन जो है वॉल्केनो से जो लावा निकलता है वो जब ठंडा होता है कई सालों तक तो उससे ग्रेनाइट बनता है। वो खुद ही वॉल्केनो से बना है तो वो हीट रेजिस्टेंट में काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए हम उसको जो है किचन प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हैं, ताकि उसके ऊपर अगर हम गर्म बर्तन भी रखेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी की जगह हम कोई दूसरा मार्बल टाइल्स यूज़ कर ले तो चटक जाएगा। कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है? जो कॉम्पेक्शन होता है ये डायनेमिक प्रोसेस होता है और सॉइल मास के अंदर उनके पोर में जो भी एयर बबल होता है, एयर होता है, उनके निकलने से कॉम्पेक्शन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जबकि जो कंसोलिडेशन होता है सर, वो सॉइल मास में वाटर रहता है, वो धीरे धीरे स्क्वीजिंग आउट होकर बाहर होते जाता है और सेटलमेंट होते जाता है फाउंडेशन। ये जो प्रोसेस है स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी चलते रहता है सर, जबकि कॉम्पेक्शन इमीडिएटली वाला प्रोसेस है। प्लास्टर करने से पहले हमें किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है? वॉल इवन है नहीं, उसमें रैकनेस है नहीं है, और बीम और वॉल्स उसके बीच में मैश, चिकन मैश बोलते हैं वो है कि नहीं, या फिर फाइबर मैश भी मार्केट में उसको लगवाते हैं ताकि हमारा फ्यूचर में क्रैक से बचे। उसके बाद प्लास्टर के टाइम हम 10 सेंटीमीटर का दो रेफरेंस टिप्पी बनाते हैं, उसके थ्रू हम प्लास्टर इवन हो हमारे वॉल्स पे, कोई अनइवन सरफेस ना हो करके हम उसका भी ध्यान रखते हैं। और क्यूरिंग 7 to 10 डेज करते हैं जिससे उसका स्ट्रेंथ अच्छा गेन हो। स्टेयर केस में मिड लैंडिंग बीम क्यों प्रोवाइड किया जाता है? स्टेयर केस में मिड लैंडिंग बीम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्टेयर केस में जो लोड आ रहा है मिड लैंडिंग बीम उसको अब्जॉर्व करता है। अब हम उसको मिड लैंडिंग बीम को हम डायरेक्ट ब्रिक वॉल में नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रिक वॉल लोड सहन नहीं कर पाएगा उसका। इसलिए हम कॉलम टू कॉलम हम मिड लैंडिंग बीम को प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये मिड लैंडिंग बीम सीधा कॉलम में अपना जो लोड है जो भी आएगा उसको स्ट्रेंथ को लोड प्रोवाइड करेगा सीधा प्लिंथ में, और प्लिंथ से सीधा जाएगा फुटिंग में, वो फुटिंग में जाकर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोड। जो हम प्लास्टर देते हैं उसमें इनसाइड और आउटसाइड में कितने mm का प्लास्टर प्रोवाइड किया जाता है? जनरली इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल पे अपन इंटरनल वॉल पे 12 mm का और जो एक्सटर्नल वॉल पे 15 mm का प्लास्टर देते हैं। वो इसलिए देते हैं 12 mm का प्लास्टर इसलिए दिया जाता है इंटरनल वॉल पे क्योंकि उसमें वो स्मूथ सरफेस होता है और उसमें क्या मतलब इंटीरियर को वर्क करना है, डेकोरेशन करना है, तो इसमें 12 mm का प्लास्टर भी सफिशिएंट है। रही बात एक्सटर्नल वॉल की, तो उसमें अपन वो रफ ब्रिक वर्क हुआ रहता है उसमें, तो रफ ब्रिक वर्क को कवर करने के लिए हम 15 mm का प्लास्टर देते हैं। उसमें क्या डस्ट, सनरेज और कुछ और भी रहते हैं जैसे कि रेन, तो उसमें भी कवर करने के लिए मतलब ताकि वो प्लास्टर ख़राब ना हो, इसलिए अपन थोड़ा उसमें 15 mm का प्लास्टर देते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है वो। आपका क्वेश्चन है कि जो हम बिल्डिंग में ब्रिक्स यूज़ करते हैं इसमें कौन कौन से ब्रिक्स यूज़ किया जाता है? सर हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक यूज़ करते हैं उसमें से पहला है क्ले ब्रिक्स है। इसको मैन्युफैक्चर्ड में हम लोग क्ले, वाटर
मिलाते हैं और इसको हम लोग बंड करके बनाया जाता है, बंड के थ्रू बनाया जाता है। और सेकंड है फ्लाई एश ब्रिक है, इसमें हम लोग फ्लाई एश हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, ये मिक्सचर्स करके इसको बनाया जाता है। तीसरा हो गया हमारा कंक्रीट ब्रिक्स हो गया, इसका मैन्युफैक्चर्ड में हम लोग सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, ये सब मिला के इसको बनाया जाता है। और चौथा है सैंड लैम ब्रिक्स, इसका मैन्युफैक्चर्ड में हम लोग सैंड हो गया, लाइम हो गया, वाटर हो गया और सीमेंट हो गया, इसका यूज़ करके हम लोग बनाया जाता है। सुपर स्ट्रक्चर होता है और सब स्ट्रक्चर पार्ट है, इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या चीज़ें इस पे हम शामिल करते हैं? सब स्ट्रक्चर पार्ट के अंदर पे जो भी स्ट्रक्चर प्लिंथ लेवल के नीचे होता है उसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो भी स्ट्रक्चर प्लिंथ लेवल के ऊपर आता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब सब स्ट्रक्चर के अंदर अगर नीचे देखेंगे तो एक्सकेवेशन रहता है हमारा, फिर उसमें आता है हमारा 100 mm का सैंड, 100 mm का PCC, फिर आता है कॉलम अप टू प्लिंथ बीम, और ऐसे ही ग्राउंड बीम आता है, 1 लाइन ब्रिक वर्क आता है, उसके बाद फिर हमारा प्लिंथ लेवल आता है ब्रिक वर्क के बाद में। ये सारे रहते हैं सब स्ट्रक्चर के पार्ट। फिर अगर सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट पे देखेंगे तो हमारा फिर आता है डोर आ जाता है, विंडो आ जाता है, फिर आता है सिल लेवल, लिंटर लेवल आ जाता है, फिर हमारा आता है रूफ बीम आ जाता है, रूफ स्लैब आ जाता है। ऐसे ही और ऊपर अपन जाएंगे तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू होते जाते हैं। ये मतलब जो भी प्लेंथ लेवल के ऊपर का पार्ट रहता है वो सुपर स्ट्रक्चर रहता है, और उसके नीचे जो रहता है वो सब स्ट्रक्चर। जैसे हम अभी हमने देखा कि प्रैक्टिस सेशन भी हमने किया, एस्टिमेशन भी हमने किया, इसके हमने इंटरव्यूज़ क्वेश्चन अभी सिंपल से डिस्कस किए हैं। तो ये इंटरव्यूज़ क्वेश्चन आपको आने ज़रूरी है। इसके और भी कई मॉड्यूल्स होंगे, जैसे अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल जिसमें शामिल करेंगे BBS, और इसके अलावा अभी हम बिलिंग के पार्ट देखने वाले हैं। तो ये हर एक चीज़ जो है हमको आना ज़रूरी है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमें कॉल कीजिए, और कॉल करके ज़रूर पता लगाइए कि हमारी नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हर एक सिविल इंजीनियर को यह आना ज़रूरी है, हर एक सिविल इंजीनियर को ये आना चाहिए।